हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की डेट है 15 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें तो डेली सुबह इनको अपलोड कर दिया जाता है। आप इन क्वेश्चंस का डेली प्रैक्टिस कीजिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारी जो हमने मेल आईडीज़ दे रखी हैं आपको वोल्कन वाईएस की, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको अगर कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमको मेल सेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI से रिलेटेड है। तो इसके अंदर बोला है कि ये मेजर करता है चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड बल्क बाय द होलसेल बिजनेस के लिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो नेम से ही शो हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड ये जो सप्लाई का है, डिमांड एंड सप्लाई, इन्हीं सबको देखा जाता है। इसके अंदर सर्विसेज को नहीं काउंट किया जाता है। सर्विसेज बेसिकली अगर हम बात करें तो CPI के अंदर काउंट होती हैं। जो हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो हमने कल इसके ऊपर क्वेश्चन था CPI के ऊपर में। इसके अलावा बात करें ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर इसको कैलकुलेट किया जाता है। और जो अगर बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर इसका है 2011 और 12, जो अर्लियर इसका 2005 और 6 था। तो फ्रेंड्स, डी इसके अंदर करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स CPI की, तो CPI के बारे में जो हमने कल देखा कि CPI को कौन रिलीज करता है, NSO रिलीज करता है। इसके अलावा जो CPI के बारे में देखा कि जो 3 जो इंडेक्स हैं, इसके सब इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर से रिलेटेड, जो रूरल लेबर है उनसे रिलेटेड, तो उन सब के बारे में हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स से रिलेटेड ये जो 3 जो इंडेक्स हैं, इनको जो रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें कि जो WPI है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो डी इज़ द करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ट्विन चैलेंज फॉर द इकोनॉमी की बात की गई है फ्रेंड्स यहाँ पे। ये बेसिकली न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था, आज जो हिंदू है उसके अंदर इसका बारे में मेंशन था। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन भी एक्चुअली में एक चैलेंज है, क्योंकि इंडिया में जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। वर्ल्ड में हाईएस्ट स्टंटिंग और वेस्टिंग के रिलेटेड जो केसेज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो एजुकेशन में तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि जो गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो रिसेंटली जो जेंडर गैप इंडेक्स आया, जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर जो एजुकेशन अटेनमेंट से रिलेटेड जो सब इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक कितनी ख़राब है। इसके अलावा ओवरऑल जो जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो 135 है इंडिया की रैंक। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब रैंक है इंडिया की। तो अगर हम देखें गर्ल्स के एजुकेशन की वेरी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम देखें कि एजुकेशन के अंदर जो हायर स्टैंडर्ड पे अगर हम देखें रिसर्च ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उसके रिलेटेड हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ हमारे हेल्थ और एजुकेशन की प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वो भी एक प्रेजेंटली जो क्राइसिस तो क्रिएट कर रहा है इकोनॉमी के लिए। जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हम देखें, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सडन जो कुछ इवेंट्स हैं, जो अगर हम बोले क्लाइमेटिक इवेंट्स का एकदम से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे अब आप एवरी ईयर देखिए मानसून के टाइम में जो फ्लड का आना, इसके अलावा एकदम से गर्मी, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो अर्थ का हीटिंग हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में UNFCCC है, जो अर्थ समिट के बाद में जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसके, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, UNFCCC, उनके थ्रू इनको देखा जा रहा है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड बैंक्रप्सी, ये भी एक इशू है हमारी जो इकोनॉमी है उसके रिलेटेड, कि जो NPA है उसका जो NPA कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है जो कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, हर बैंक्स के अंदर इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा बैंकिंग फ्रॉड की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो अभी 2-3 डेज बैक जो न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन थी, जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस उनके द्वारा जो स्कैम निकल के आया है एक नया। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट इसका जो आंसर है। तो इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो हमने कल CPI के बारे में देखा। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो टारगेट होता है कि 4
प्लस माइनस में 2, तो मतलब मैक्सिमम जो 6 होना चाहिए। जो CPI है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो मैक्सिमम 6% होना चाहिए। बट प्रेजेंटली जो इन्फ्लेशन रेट है वो हायर है। इसलिए जो रेपो रेट जो टूल है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास में, जो रेपो रेट तो उसको यूज़ करता है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, MPC है जो RBI की। तो इसके अलावा बात करें हम फ्रेंड्स करंट अकाउंट डेफिसिट का अगर हम सीधा बात करें तो उसका मतलब ये है कि जो बाहर से जो सामान है उसका इंडिया में ज़्यादा और यहाँ पे से जो कम है। इसके कुछ कंपोनेंट हैं, सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, जो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं इसके करंट अकाउंट डेफिसिट के। तो फ्रेंड्स आपको करंट अकाउंट डेफिसिट के जो कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि सर्विसेज को कौन सी को काउंट किया गया है, यहाँ पे गुड्स में कौन से गुड्स को काउंट किया गया है, तो वो सब आप यहाँ पे बताना। तो C इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे, इन्फ्लेशन एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जो ट्विन चैलेंज हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। अगर हम बात करें ये इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है, वो जो पेज है द हिंदू का, उसके अंदर इसके बारे में मेंशन था एक आर्टिकल के अंदर में। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट इज अबाउट द हमारा जो नेशनल एम्बलम है। नेशनल एम्बलम के नीचे जो हमारा जो नेशनल मोटो जो लिखा होता है सत्यमेव जयते, उसके बारे में पूछा है। जो नेशनल एम्बलम में सबसे नीचे लिखा होता है, अगर हम नेशनल एम्बलम की बात करें तो हमारे जो 4 जो लाइन्स हैं, अभी रिसेंटली इसके रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि कुछ स्कॉलर्स के द्वारा ये रेज किया गया कि जिन लॉयंस को अभी जो स्टैचू लगाई गई है इसकी पार्लियामेंट के अंदर, तो वहाँ पे जो बेसिकली जो लॉयंस को मोर क्रूअल वे में दिखाया गया है, उनका जो उनका इमेज है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स अगर हम नेशनल एम्बलम की बात करें तो नेशनल एम्बलम में बेसिकली 4 एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट है, लायन है, हॉर्स है और बुल है। इसके अलावा जो 4 लाइन्स हैं वो शो करते हैं पावर, क्रेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड को शो करते हैं। उसके नीचे जो हमारा मोटो है सत्यमेव जयते वो लिखा हुआ है। अगर हम एम्बलम की बात करें तो इसको सारनाथ से लिया गया था। सारनाथ इज़ वेरी फेमस फ्रेंड्स, बेसिकली ये तो अशोका से सारनाथ का स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। अगर हम बात करें सारनाथ की तो बुद्धिज़्म के प्रमोट वे से भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ पे जो भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो श्रेमन है उसको दिया था। तो अगर हम बात करें सत्यमेव जयते की, तो सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद है, मुंडको उपनिषद है आई थिंक ये फ्रेंड, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था फ्रेंड्स, 2014 के प्रीलिम्स में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर हम बात करें तो ये हमारी NCERT के अंदर भी मेंशन है। इसके अलावा जो इंडिया ईयर बुक आती है हर साल, जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा एक बुक रिलीज की जाती है, तो उस बुक के जो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होते हैं रीड करने के लिए, तो उन चैप्टर्स में भी ये मेंशन होता है उस बुक के अंदर भी। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। मुंडको उपनिषद इसका राइट आंसर है, और ये सत्यमेव जयते जो हमारा लिया गया है उपनिषद से लिया गया है। अगर आपने उपनिषद के बारे में नहीं रीड किया कि उपनिषद बेसिकली क्या होते हैं, 108 उपनिषद हैं। अगर हम बात करें उपनिषद जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको ये बढ़ाते हैं। उपनिषद का बेसिक मीनिंग है कि आप जो गुरु है इसके अंदर बेसिकली शो किया गया है दिस इज़ द गुरु, तो शिष्य वहाँ जो गुरु के साइड में बैठ के और नॉलेज का गेन करना और उन्हीं को लिखना। तो 108 उपनिषद हैं। ये लेटर वैदिक जो फेज है, इसके लिए हमारे जो NCERT सीरीज चल रही है उसमें आप देख सकते हो। NCERT सीरीज में हम 6th क्लास से लेकर जो बुक्स को कवर कर रहे हैं NCERT के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसके अंदर बताया गया है जो लेटर वैदिक फेज में कैसे उपनिषद का डेवलपमेंट हुआ, और तो उसी में इसका मेंशन है फ्रेंड्स। सो D इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट इज अबाउट द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की अगर हम बात करें तो 2015 में इस जो कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया था। इसके अगर हम बात करें तो डिसेबल पर्सनस के रिलेटेड है फ्रेंड्स। ये बेसिकली डिसेबल पर्सनस को ज़्यादा एक्सेसिबल सुगम्य भारत अभियान इसको बोला करते हैं। इससे पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए हमारा एक्ट था 1995 में, इनके पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक एक्ट हुआ करता था हमारे लिए। तो उन्हीं को मोर एक्सेसिबल वे में बनाने के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को उनको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक डिस्कस करना चाहूँगा, एक पहले एक सीरीज आई थी अगर आपको याद हो तो 2012 के टाइम में, 2012 के टाइम में एक हमारे एक्टर हैं डेट आमिर खान, तो वो लेके आए थे
सत्यमेव जयते नाम से एक सीरीज़ थी, तो उसके अंदर भी एक एपिसोड है, उसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं जो सोसाइटी के उन सबको दिखाया गया था। तो उसके अंदर एक एपिसोड था जिसमें भी बेसिकली जो डिसेबल पर्सनस हैं उनसे रिलेटेड एक एपिसोड था, जिसके अंदर दिखाया गया कि कैसे जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं वो एक्सेसिबल नहीं हैं, रैंप्स नहीं लगे हुए हैं, मैक्सिमम जगह सीढ़ियाँ होती हैं, तो सीढ़ियों में इन लोगों के लिए जो चलने के लिए एक्सेसिबल नहीं था, उसी के लिए ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया कि एक्सेसिबल सिंबल्स को लगाया जाएगा, एक्सेसिबल जो रैंप्स को डेवलप किया जाएगा साथ में, जहाँ पे अगर कहीं स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, तो उनके जो साइड में रैंप्स भी को भी डेवलप किया जाएगा। तो इसके अलावा इंडिया है जो 2007 में एक यूएन का कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन द राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए जो यूएन का कन्वेंशन है, तो यूएन कन्वेंशन का सिग्नेटरी है इंडिया 2007 का, तो इसलिए भी इंडिया को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को लॉन्च करना। इसके बाद में फ्रेंड्स ठीक एक साल बाद में जो 2016 में हम जो एक्ट था 1995 का एक्ट था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का, उसके अंदर भी हम चेंज करते हैं और काफ़ी कुछ इनको बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन बेसिकली है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें और ऑप्शंस की, द एक्सेसिबल ऑफ एजुकेशन टू गर्ल्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे तो अगर हम देखें तो, कि गर्ल्स की एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रॉप आउट का जो रेट जो प्रॉब्लम है वो इनके अंदर होती है बेसिकली आफ्टर द हायर एजुकेशन के बाद में, या अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज़ में बेसिकली इनका जो ड्रॉप आउट रेट है वो काफ़ी हायर है आफ्टर द सेकेंडरी एजुकेशन के बाद में, जो मीडियम जो 10th लेवल है, 10th लेवल के बाद में इनका जो ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हाई है। इसके अलावा फंक्शनल टॉयलेट्स के लिए जो बिहेवियरल चेंज लाने की कोशिश की गई है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, कि बेसिकली जो स्वच्छ भारत अभियान का जो कैंपेन लॉन्च किया गया। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बहुत सारे, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं डिसेबिलिटी की, तो उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। उनके लिए उनकी जो अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की जो कितनी % इंडिया के अंदर इनकी पॉपुलेशन है, तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में के अंदर बताओगे कि 60+ जो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और अब हम जिस टाइप से इनके ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए फ्रेंड्स हम रिसेंटली अभी मेंस से रिलेटेड एक कोर्स को लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर कोई भी टॉपिक है, जैसे एजुकेशन है तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे हम मेंस के आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ जो टाइप है कि किस टाइप से आंसर को लिखना है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो लिखने होते हैं प्रो एंड कॉन्स में, तो उन सब के बारे में हम अभी रिसेंटली एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर करें तो उसके अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। इसके अंदर फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि राइट ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो 2016 का एक्ट है, जिसके द्वारा जो डिसेबिलिटीज़ जो पहले 7 हुआ करती थी, ओनली 7 डिसेबिलिटीज़ हैं जिनको डिसेबल माना जाता था, इनके अलावा डिसेबिलिटीज़ को नहीं माना जाता था। तो अभी जो टाइम के साथ जो चेंजेज आते हैं, उसके साथ में जो एक्ट के अंदर अपडेट किया गया, जिसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो इस एसिड अटैक से जो विक्टिम्स हैं उनके लिए भी जो डिसेबिलिटी है उसको कैटेगरी में ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सिकल सेल डिजीज़ है, पार्किंसन जो डिजीज़ है, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको ऐड किया गया है। और अब टोटल जो डिसेबिलिटीज़ रिलेटेड जो नंबर हैं, डिसेबिलिटीज़ को 21 कर दिया गया है, 7 से जो इंक्रीज़ करके 21 हैं प्रेजेंटली एक्ट के थ्रू। इसके अलावा ये इंक्रीज़ कर दिया है रिजर्वेशन की बात करें तो फ्रेंड्स यस, रिजर्वेशन जो है अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब के अंदर में पहले 3 हुआ करता था, अब उसको इंक्रीज़ करके 4 कर दिया गया है। और एजुकेशन के अगर इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात करें तो पहले इनका 4 हुआ करता था, उसको इंक्रीज़ करके एजुकेशन के सेक्टर में 5 किया गया है, 4 से इंक्रीज़ करके 5। और अगर जॉब के अंदर बात करें तो 3 से इंक्रीज़ करके 4 किया गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट से रिलेटेड बात है कि कैसे इनकी एक्चुअली में जो इंडिया में कितनी % इनकी पॉपुलेशन है, तो वो भी आप बताओगे कि डिसेबल पर्सनस कितने हैं, 10% हैं या 12% हैं। इसके अलावा जो हमने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चलाया है, जिसके थ्रू इनकी जो भी प्रॉब्लम्स उनको सोल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर हम इस आंसर की बात करें तो डी इज़ द करेक्ट आंसर है। और अब
तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, और अगर आपको ये डिस्कशन सही लगता है क्वेश्चन एंड आंसर्स का, तो आप फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। आप अपने अगर इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।